देवांश का अब सुगंधा की बातें सुनने का आगे बिल्कुल मन नहीं था। वैसे भी इतनी पुरानी बातों से अब क्या लाभ। फिर सुगंधा ये सब क्यों बता रही थी, उसकी समझ के बाहर था। अगर वह उससे संबंध बेहतर करने की कोशिश कर रही थी तो वह असफल रहेगी। उसको सुगंधा बिल्कुल पसंद नहीं थी। कोई उसकी माँ की जगह ले ही नहीं सकता था। सुगंधा अपने विचार में मगन आगे बोलने लगी। मैं तुम्हारे पिता का जितना अधिक ध्यान रखने लगी, वे उतना मुझ पर निर्भर रहने लगे। हर बात मुझसे पूछ कर करते, हर निर्णय लेने से पहले मुझसे सलाह लेते। इसका परिणाम यह निकला कि ऑफिस में मेरा रुतबा या कद समझ लो बढ़ने लगा। लोगों को मेरे महत्व समझ आने लगा। वे चापलूसी करते मेरी, काम निकलवाने के लिए। मुझे ज़िंदगी में इतना महत्व कभी नहीं मिला था। अपने परिवार के लिए मैं इतनी मेहनत कर रही थी, लेकिन वे भी मुझे कोई विशेष सम्मान नहीं देते थे। ऐसे में मुझ पर पावर का नशा चढ़ने लगा। देवांश ने बीच में टोक दिया। रहने दो, मुझे और नहीं सुनना। मैं जानता था कि जो कुछ भी सामने आएगा उसके पिता की छवि और धूमिल हो जाएगी उसकी नज़रों में। वह एक स्नेहमयी पिता को ही याद रखना चाहता था। सुगंधा की आवाज़ में हमेशा की तरह तल्खी नहीं थी। वह कोमल स्वर में बोली, मैं जानती हूँ तुम्हें तकलीफ़ हो रही है यह सब सुनकर। शायद जो इमेज तुमने अपने पिता की मन में बसा रखी है बिखर जाएगी। लेकिन आज मन कर रहा है सब कुछ उड़ेल दूँ जो अंदर भरा है। तो हम सब इंसान ही, कुछ ना कुछ कमी तो होती ही है और उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। लेकिन समय रहते अपनी गलती समझ आ जाए तो स्थिति इतनी बदतर नहीं होती। एक बार मेरी पूरी बात सुन लो, शायद तुम्हें समझ आ जाए मैं क्या कहना चाह रही हूँ और कुछ सीख लो। नर्स बीच में आकर कह गई थी कि सब ठीक चल रहा है, कोई टेंशन की बात नहीं है। रूपाली को सुनकर बहुत राहत मिली। अब उसका ध्यान देवांश और सुगंधा की तरफ गया। न जाने इतनी देर से दोनों क्या बातें कर रहे हैं, उसकी समझ में नहीं आ रहा था। उसे अब देवांश से इतनी घृणा हो रही थी कि उसका चेहरा भी वह देखना नहीं चाहती थी। जब वह आया था और बात करने की कोशिश की थी, तब भी रूपाली का मन नहीं हुआ था उससे बात करने का। उसने उसे नज़रअंदाज कर दिया था। हाँ, सुगंधा की आंखों में पहली बार उसे सच्ची सहानुभूति नजर आई थी, तो उसके गले लगकर उसे संबल मिला था। देवांश कैसा आदमी है, उसके पिता की मदद की है तो वह भी भुनाना चाहता है, लेकिन इस समय वह और कुछ नहीं सोचना चाहती थी। पिता के ठीक हो जाने के लिए प्रार्थना ही करना चाहती थी। देवांश ने बेमन से सुगंधा से कहा, बोलो क्या कहना है। सुगंधा पर जैसे बोलने का भूत सवार था। कितना सच बोल रही थी देवांश के लिए यह अनुमान लगाना मुश्किल था, लेकिन उसके हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि वह अपना दृष्टिकोण निष्कपट भाव से ही रख रही थी। सुगंधा ने बोलना शुरू कर दिया। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे डैडी को अपने घर में कोई दिलचस्पी नहीं रह गई थी। उनका घर जाने का मन ही नहीं करता था। वे रात के 8-9 बजे तक ऑफिस में काम करते और मुझे भी नहीं जाने देते। भले ही और कर्मचारी चले जाएं, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता था। मुझे इस बात से झुंझलाहट होने लगी थी। मेरी बहन की पढ़ाई ख़त्म हो गई थी, वह नौकरी ढूंढ रही थी। उसने एक लड़का भी पसंद कर लिया था शादी के लिए। मैं चाहती थी जल्दी जल्दी मेरे दोनों भाई बहन सेटल हो जाएं, तो मैं भी अपनी ज़िंदगी के बारे में निर्णय लूं। इतने सालों से एक जैसी ज़िंदगी जीते जीते मुझे बोरियत होने लगी थी। मैं भी शादी करके अपनी गृहस्थी बसाना चाहती थी। मेरी उम्र निकलती जा रही थी, बच्चे होने मुश्किल हो जाते। मुझे ऑफिस से जल्दी घर जाने का मन करता था। बहन की शादी की तैयारी करनी थी। मैंने जगदीश जी से 1 महीने की छुट्टी भी मांगी, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। मुझे तुम्हारे पिता अब स्वस्थ लग रहे थे और उनका यह व्यवहार मुझ में आक्रोश भर रहा था। एक दिन मैंने साफ साफ कह दिया, या तो 2 हफ्ते की छुट्टी दो बहन की शादी की तैयारी करने के लिए, या मैं नौकरी ही छोड़ दूंगी। यह बात सुनकर वे इतना घबरा गए, बोले कि शादी की सब तैयारी भी अपनी देख रेख में करवा देंगे, और उन्होंने ऑफिस के खर्चे पर वहाँ के कर्मचारियों को आदेश देकर मेरी बहन की शादी धूमधाम से करवा दी। देवांश यह बात जानता था कि सुगंधा की बहन की शादी ऑफिस के खर्चे पर हुई थी। 2-3 कर्मचारी उसको फ़ोन कर सारी जानकारी देते रहते थे। ऑफिस में क्या-क्या चल रहा है। सुगंधा की बहन की शादी के बाद से दफ्तर में नकारात्मकता फैल गई थी, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पाया था। देवांश का तब तक हॉस्टल में मन नहीं लगा था, इसलिए उसे बहुत गुस्सा आया था।
उसे नहीं मालूम अब सुगंधा जैसे बात कर रही है वैसे ही सब कुछ हुआ था, या उसने अपने रूप जाल में फंसाकर पिता से ये सब करवाया था। उसके पास सच्चाई जानने का अब कोई माध्यम नहीं था। खैर, इतने समय बाद क्यों और कैसे हुआ जानने से कोई लाभ नहीं। जो हुआ वह सामने था। सुगंधा अतीत में कोई आगे बोल रही थी। विवाह समारोह इतना शानदार था कि हमारे रिश्तेदारों की आंखें फटी की फटी रह गईं। लोगों की इतनी तारीफ सुन पैसे का महत्व बहुत साफ हो गया था मेरे दिमाग में। इस बीच तुम्हारे डैड से मेरी फैमिली अच्छे से परिचित हो गई थी। भाई की भी उन्होंने नौकरी लगवा दी। मैंने अपने लिए विवाह संबंधी इश्तेहार देखने शुरू कर दिए। एक दिन आधे दिन की छुट्टी लेकर एक सज्जन से मिलने गई तो तुम्हारे डैड को बहुत बुरा लगा। उन्होंने पहले बहुत बुरा भला कहा, गुस्सा किया कि मैं काम के प्रति लापरवाह हूँ, मेरा ध्यान भटकता रहता है। मैं रोने लगी। आखिर अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने का मुझे भी तो हक था। मैंने निर्णय लिया मैं नौकरी छोड़ दूंगी। तो तुम्हारे डैड गिड़गिड़ाने लगे। तब उन्होंने साफ साफ कहा वह मुझसे प्यार करते हैं और मेरे बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं। मुझे यह सुनकर आश्चर्य हुआ। मेरे मन में ऐसा ख्याल कभी नहीं आया था। मैं बिना कुछ उत्तर दिए घर चली गई और अगले दिन ऑफिस में भी नहीं गई। वे स्वयं मेरे घर गुलदस्ता और चॉकलेट लेकर आए। जब माँ को उनकी इच्छा के बारे में पता चला तो वह भी मुझ पर दबाव डालने लगी। उनके अनुसार तुम्हारे डैड ने हम पर इतने एहसान किए थे, हमारे पास इससे अच्छा मौका नहीं था एहसान उतारने का। मिसेज पॉल भी आ गई थी मुझे समझाने, और सबके इतने दबाव के कारण मैंने हाँ कर दी। मैं तुम्हारे डैड से बिल्कुल भी प्रेम नहीं करती थी, लेकिन सबके दबाव और दौलत के लालच में आकर मैंने तुम्हारे डैड से शादी कर ली। तुमसे बात इसलिए छुपाई गई कि तुम आकर कोई बखेड़ा ना खड़ा कर दो। एक सादे समारोह में हमारी शादी संपन्न हुई। देवांश को ध्यान था उसे शादी के बारे में बताया नहीं गया था ना निमंत्रण दिया गया था। ऑफिस के ही बंदे ने यह खबर उस तक पहुंचाई थी, लेकिन तब तक वह अपनी हॉस्टल की ज़िंदगी में इतना रंग गया था, उसे पिता की ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं रह गया था। उसने उस बंदे को डांट दिया था कि उससे संपर्क कर तंग ना किया करे। सुगंधा की यादों का पिटारा ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। शादी के बाद तुम्हारे डैड मुझे घर में कैद रखना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि मैं ऑफिस में काम करूं या कहीं उनके बिना जाऊं। कुछ महीने में ही मेरे लिए स्थिति असहनीय हो गई। मैं घूमना फिरना चाहती थी, पैसे को एंजॉय करना चाहती थी। मेरे घर से बाहर निकलने पर भी बवाल मचा देते थे, लड़ते थे और फिर रोने लग जाते थे मनाने के लिए। एक दो दिन ऑफिस न जाकर मुझे कहीं घुमाने ले जाते, खरीदारी कराने ले जाते थे, लेकिन मैं इतने में संतुष्ट नहीं हो पाती थी। मुझे सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना था, पैसा उड़ाना था, किटी पार्टियों में जाना था। मैंने उनकी परवाह करनी बंद कर दी और अमीर औरतों से दोस्ती कर ली। मैं उनके ऑफिस से आने के पहले ही क्लब वगैरह निकल जाती और देर रात तक आती। सुबह उनके जाने के बाद उठती और दिन में कुछ खरीदारी करने निकल जाती। वह खामोश हो गई थी। देवांश को यह सब सुनकर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन अब जो बीत गया उसके बारे में बोलकर उसे क्या हासिल होगा। कुछ पल रुकने के बाद सुगंधा सिसकने लगी। फिर बोली, मैं ऐसो आराम के पीछे इतनी पागल हो गई कि जगदीश जी के अकेलेपन को समझ ही नहीं पाई। वह मेरे साथ के लिए तरसते रहे और मैं घूमने फिरने में लगी रही। मैं जानबूझकर भी उनसे दूर रहती। मेरा उनके साथ दम घुटता था। मैंने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया कि वह अपनी दवा और खाने पीने में लापरवाही करने लगे थे। वे दिन पर दिन खामोश रहने लगे और कमज़ोर होते जा रहे थे। धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार हो गए। तुम्हें याद करते, चिट्ठी लिखते, फ़ोन करते, लेकिन तुम कोई जवाब नहीं देते थे। एक दिन भी ऑफिस में बेहोश होकर गिर गए। उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी हालत बहुत ख़राब थी। सुगंधा पुरानी यादों में खोई अभी भी सुबक रही थी। पिता का कष्ट सुनकर देवांश का मन भी भारी हो गया था। उसे नहीं पता था कि पिता का इतना कष्ट में समझ रहा था। सुगंधा पर भी क्रोध आ रहा था। वह कठोरता से बोला, जब तुम्हें उनकी परवाह नहीं थी तो शादी क्यों करी? उनकी उम्मीद बढ़ा दी, उनकी दौलत पर ऐश करती रही। शर्म नहीं आई तुम्हें? सुगंधा फर्श की तरफ एकटक देखती रही और बोली, तब नहीं समझी यह बात, लेकिन उनके जाने के बाद एक एक दिन पश्चाताप में काटा है मैंने।
देवांश के स्वर में कोई रियायत नहीं थी। उनके जाने के बाद पश्चाताप करके क्या हासिल करना चाहती हो? पश्चाताप इसलिए हो रहा होगा कि जो अंधाधुंध पैसा खर्च कर रही थी वह मिलना बंद हो गया। सीमित पैसे में क्या ऐश करोगी? सुगंधा लंबी लंबी सांसें छोड़ते हुए बोली, शायद तुम ठीक कह रहे हो। डॉक्टर ने उन्हें पूरी तरह से आराम करने की सलाह दी। कोई स्ट्रेस न लेने को कहा। अस्पताल से छुट्टी मिल गई और वह घर में बिस्तर पर रहने लगे। दवाइयाँ ठीक से न लेने के कारण उनकी किडनी पर भी असर आ गया था। घर में ही नर्स का इंतजाम कर दिया और मैंने ऑफिस जाना शुरू कर दिया। भट्ट साहब ने ऑफिस की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। बहुत ईमानदार और मेहनती इंसान है। तुम्हारे डैड के साइन लेने घर भी आते थे और घंटों बैठकर तुम्हारे डैड का मनोबल बढ़ाने की कोशिश करते थे। मुझे भी बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे, क्योंकि एक दो बार उन्होंने कहा भी, अगर मैंने सर का कोई ठीक से ध्यान रखा होता तो उनकी ये हालत नहीं होती। तुम्हारे डैड चाहते थे कि पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे नाम कर दी जाए, लेकिन भट्ट साहब अड़ गए। उनका कहना था, देवांश की पढ़ाई पूरी होने वाली है, उसे ही बिजनेस संभालना चाहिए। देवांश सुगंधा को बीच में टोकते हुए गुस्से से बोला, तुमने डैड पर इतना प्रेशर डाला होगा बिजनेस अपने नाम कराने के लिए कि वे छत से कूद गए। नम आंखों से सुगंधा देवांश की आंखों में आंखें डालते हुए बोली, नहीं देवांश, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ जितना तुम समझते हो। सबकी नज़रों में मैं गलत थी और मुझे भी गिलानी हो रही थी। मुझे यह बात महसूस हो रही थी कि मैंने जगदीश जी की तरफ लापरवाही की, उनकी सेहत का ध्यान नहीं रखा। वे धीरे धीरे डिप्रेशन की गिरफ्त में चले गए और मुझे पता भी नहीं चला। वे कमजोरी के कारण गफलत में पड़े रहते। उन्हें भ्रम होने लगा कि उनकी पहली पत्नी उनके करीब है। वे अक्सर उनका नाम लेकर रोने लगते थे। मैं थोड़ी देर ऑफिस का काम देखती और बाकी का सारा समय उनके पास रहती, लेकिन अब उनको मेरी ज़रूरत ही नहीं रही थी। वे मुझे पहचानते ही नहीं थे। थोड़ा बहुत भट्ट साहब को देखकर रिएक्ट करते थे। अब सुगंधा मुंह को हाथ से दबाकर जोर जोर से रो रही थी। उसका सारा शरीर कांप रहा था। पिता की ऐसी हालत का वर्णन सुन देवांश की भी आंखें नम हो गईं। उसके दोनों माता पिता का अंत समय काफ़ी कष्ट में गुजरा था। उसे अब अफसोस हो रहा था। उसने गुस्से में पिता के भेजे हुए खत कभी खोलकर क्यों नहीं पढ़े। पढ़ता तो शायद उनका अकेलापन और दर्द समझकर उनके पास आ जाता और कुछ सहारा देता। आखिरी समय में वे इतने अकेले तो नहीं रहते। सुगंधा कुछ देर तक रोती रही। देवांश उसके लिए पानी लेने नहीं गया, वहीं बैठा रहा। उसका खुद का मन बहुत व्यथित था। पिता ने कितना कष्ट झेला और वह उनसे घृणा करता रहा। रूपाली सामने बैठी देख रही थी। सुगंधा रो रही है और देवांश बुत बना बैठा है। न जाने ऐसी क्या बात चल रही है दोनों के बीच, जो सुगंधा इतनी दुखी है और देवांश इतना विचलित। उसके पिता के लिए तो दोनों परेशान होने वालों में से नहीं है। आपस में ही कुछ बहस कर रहे होंगे। सुगंधा थोड़ी देर बाद बोली, मैं उस दिन मंदिर गई थी और पहली शिफ्ट की नर्स दूसरी के आने का इंतजार किए बिना चली गई। जगदीश जी अब वैसे तो बेहाल से पड़े रहते थे, लेकिन अचानक उठकर बेसुध भागने लगते, यह चिल्लाते हुए कि वह बुला रही है, वह बुला रही है। इसलिए अब उन्हें एक मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते थे कि कहीं गिर ना जाएं। उस दिन न जाने कैसी यह गड़बड़ हो गई और जगदीश जी अचानक उठे, कमरे के बाहर बालकनी में आ गए। जब मैं पहुंची घर के बाहर भीड़ थी और जगदीश जी खून से लथपथ फर्श पर पड़े थे। सुगंधा बहुत धीरे धीरे बोल रही थी, जैसे अपने आप से बोल रही हो। देवांश को सुनने के लिए उसकी तरफ झुकना पड़ रहा था। सुगंधा बोलते बोलते खामोश हो गई। अब वह रो नहीं रही थी, बस चुपचाप सिर पीछे टिकाकर शून्य में ताक रही थी। लेकिन देवांश की आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे। वह कैसे इतना कठोर हो गया था? पिता के स्नेह को वह कैसे भूल गया? ऑफिस से आते ही उसको गोद में ले लेते थे, उसके साथ बच्चा बनकर खेलते थे, एक से एक खिलौने ढूंढ कर लाते थे उसके लिए। रात को 12 बजे उसे आइसक्रीम की जिद हो जाती तो देवयानी के मना करने पर भी वे लेकर आते थे। देवांश को अपने आप पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसने पिता से दूरी बना ली थी। उन्हें उसकी ज़रूरत थी। ये कौन से विधान में लिखा है कि पिता ही पुत्र की देखभाल करेगा? वह भी तो अपने गुस्से पर काबू कर पिता का सहारा बन सकता था। उन्हें अकेला छोड़कर चला गया। देवांश अपने ख्यालों में खोया था।
सुगंधा जैसे अब अपने आप से बड़बड़ा रही थी। प्रेम जब हमारे जीवन में आता है तब हम उसकी कदर नहीं कर पाते हैं। पैसे और स्वार्थ के कारण अंधे हो जाते हैं। तुम्हारे डैड के जाने के बाद मुझे समझ आया कि मैंने क्या खोया, अकेलापन क्या होता है, तब मैंने जाना। माँ गुजर गई, दोनों भाई बहन की अपनी गृहस्थी है जिसमें मेरे लिए कोई जगह नहीं है। जगदीश जी की पीड़ा को अब समझ रही हूँ। जब सारा दिन घर में अकेली बैठी रहती हूँ, कोई नहीं पूछता है। देवांश ने सूखी हंसी हंसते हुए कहा, जितने पैसे तुम्हें मिलते हैं उसमें कौन पूछेगा तुम्हें, सब पैसे की दुनिया है। सुगंधा एकदम से उसकी तरफ पलटी और बोली, ये हम दोनों का भ्रम है। आज लग रहा है भट्ट साहब हम दोनों से अधिक दौलतमंद हैं। वहाँ देखो, वे दोनों कैसी भूखी प्यासी उनके जीवन के लिए रो रो कर बेहाल हो रही हैं। आज मुझे कुछ हो जाए, किसे फर्क पड़ता है मेरे मरने पर। कितने लोग परेशान होंगे, कौन मुझे प्यार से याद करेगा, कोई नहीं। आज पहली बार अपनी बेचारगी मुझे साफ साफ दिख रही है। देवांश सुगंधा को हैरानी से देख रहा था। उसने कभी इस तरह से नहीं सोचा था। उसे पहली बार लगा सुगंधा सही कह रही है। सुगंधा अपनी धुन में ही बोलती जा रही थी। मैंने जरा से पैसे और उन 2 कमरों के पीछे अपने आप को कैद कर लिया है। कुछ पल खामोश रही, फिर देवांश की तरफ देखते हुए बोली, मैं जानती हूँ तुम रूपाली की सुंदरता के पीछे दीवाने हो रहे हो। तुम्हें केवल उसकी देह की खूबसूरती नजर आ रही है, उसके दिल की नहीं। उसकी देह प्राप्त भी कर लोगे, लेकिन उसका मन नहीं जीत पाए तो सब बेकार। अगर मन जीत लिया तो देह तो वह स्वयं तुम्हें समर्पित कर देगी। देवांश खींचकर बोला, शादी के बाद वह मन में भी मुझे स्थान दे देगी। स्त्री है, शादी को बहुत अहमियत देती होगी। सुगंधा से झटकते हुए बोली, यही तो तुम गलत सोच रहे हो। वह हमारी तरह पैसे की लालची नहीं है। अगर तुम सोचते हो कि इतना सामान दिलाकर तुमने उसका दिल जीत लिया है तो तुम गलत हो। उसको जीतने के लिए तुम्हें उसका सम्मान करना होगा, उसको समझना होगा। देवांश झुंझलाकर बोला, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं उसकी चापलूसी करता रहूं। सुगंधा एकदम से देवांश की तरफ मुड़ी, उसके कंधों को झकझोरते हुए गुस्से में बोली, तुम पागल हो, मेरी बात समझ ही नहीं रहे हो। तुम्हारे जीवन में प्रिय माया है और तुम्हें एहसास ही नहीं है। वह उन लड़कियों में से है जो प्रेम के लिए कुछ भी लुटा सकती हैं। ऐसा साथी कितनों को मिलता है। देवांश अब खामोश था। सुगंधा की बात वह बहुत ध्यान से सुन रहा था। वह बोली, भट्ट साहब बहुत ईमानदार इंसान है। अपने जीवन में एक पैसे की हेरा फेरी नहीं की उन्होंने। रूपाली के साथ तुम्हें उनका स्नेह भी मिलेगा। तुम्हें अपने मम डैड की कमी महसूस नहीं होगी। सुगंधा थक गई थी इतनी देर से बोलते बोलते। देवांश का ध्यान रूपाली की तरफ था। वह एकटक उसे देखने लगा। तभी डॉक्टर ऑपरेशन करके बाहर आए और रूपाली और राधिका से बोले, ऑपरेशन सफल रहा, चिंता की कोई बात नहीं है। 1 घंटे बाद आप उनसे मिल सकते हैं। रूपाली और राधिका सांस रोके डॉक्टर की बात सुन रहे थे। फिर एक दूसरे के गले लगकर खुशी से रो पड़े। देवांश अपनी जगह से हिला नहीं, उन दोनों को अपलक देखे जा रहा था। डॉक्टर की खबर सुनकर उनकी प्रतिक्रिया ऐसी थी जैसे दुनिया जहाँ की दौलत उनको मिल गई हो। देवांश को पता नहीं चला कब सुगंधा उनके पास से उठकर उन दोनों की खुशी में शामिल हो गई। राधिका और रूपाली अभी भी गले लगकर रो रही थी और सुगंधा भी उनसे लिपट कर रोने लगी। दोनों ने अपना एक एक हाथ निकालकर उसे भी अपनी खुशी में ऐसे शामिल कर लिया जैसे बरसों से जानती हो उसे। देवांश ने महसूस किया कि सुगंधा बहुत बदल गई थी। कुछ पल बाद तीनों अलग हुईं और राधिका का ध्यान देवांश की तरफ गया। वह तुरंत उसके पास आई और बड़े प्रेम से बोली, बेटा, आपकी बहुत आभारी हूँ इनकी जान बचाने के लिए। देवांश झिझकते हुए बोला, इसमें आभार की क्या बात है। उसने रूपाली की तरफ देखा। वह अपने मामा से बात कर रही थी। उसके मामा ने राधिका को आवाज़ देते हुए कहा, दीदी चलो, तुम भी कैंटीन में कुछ खा लो, फिर जीजा जी से मिल लेंगे। राधिका की आंखें अब भी गीली थीं। देवांश के सिर पर आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ रखते हुए बोली, बेटा, आप भी हमारे साथ चलो, कुछ ले लेना। इतनी देर से ऐसे ही बैठे हो आप। देवांश की नज़रें अभी भी रूपाली की तरफ थीं। वह उसको नज़रअंदाज कर रही थी। उसने राधिका से कहा, नहीं, मुझे ऑफिस जाना है, बहुत काम है, आप लोग चलो। और वह सुगंधा के साथ अस्पताल से निकल गया।
देवांश ऑफिस में काम अवश्य करता रहा, लेकिन उसका मन नहीं लग रहा था। सुगंधा की बातें उसके दिमाग में घूम रही थीं। किसी के दिल में अपने लिए प्रेम देखने की ललक बढ़ती जा रही थी। रूपाली का ये वाक्य बार बार उसके कानों में गूंज रहा था। प्रेम के एहसास के बिना वह केवल क्रिया है जिसका कोई मतलब नहीं। रूपाली की आंखों में अपने लिए घृणा और उसका नज़रअंदाज करना उसको अखर रहा था, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि रूपाली से कैसे बात करे, कैसे उसे अपने मन की बात समझाए। एक दो बार उसने अस्पताल फ़ोन करके पूछा, जवाहर कैसे हैं? जवाहर की तबीयत में लगातार सुधार होता जा रहा था। वह असमंजस की स्थिति में ही घर चला गया। अपना रिश्ता रूपाली से कैसे ठीक करे, उसे नहीं ज्ञात था। रूपाली अपने मामा और राधिका के साथ बैठकर चाय नाश्ता कर रही थी। तभी उन्हें ढूंढते हुए अमन, रेखा और सुमन आ गए। अमन हड़बड़ाहट में बोला, अब कैसे हैं अंकल जी? सॉरी यार, थोड़ी देर हो गई आने में। रूपाली बोली, कोई बात नहीं, डैड अब ठीक हैं। अभी थोड़ी देर में मिलने देंगे, तसल्ली तो तब होगी। राधिका की नाश्ता करके शरीर में ताकत महसूस हुई। वह रूपाली से बोली, अब तुम डैड से मिलकर घर जाओ और आज आराम करो। रूपाली ना नुकर करते हुए बोली, नहीं मम्मी, मैं भी यहीं आपके साथ रहूंगी। राधिका सख्ती से बोली, नहीं, अब मामा चले जाएंगे और मामी आ जाएंगी। शाम तक वे रहेंगी और रात को मैं अकेली रह लूँगी। तुम आज आराम कर लो, कल तुम रुक जाना। रूपाली को माँ की बात माननी पड़ी। जैसे ही उसने हाँ कहा, राधिका, रेखा और सुमन से बोली, बेटा तुम दोनों में से जो आज खाली हो वो रूपाली के साथ घर पर रुक जाना। अकेले उसे घबराहट ना होने लगे अपने डैड की तबीयत को लेकर। कुछ उल्टी सीधी बात दिमाग में आने लगी तो। रेखा बोली, आप चिंता मत करो आंटी, मैं रुक जाऊंगी। सुमन बोली, मैं ज़रूर रुक जाती, लेकिन अभी घर में मेहमान ठहरे हुए हैं। रूपाली पिता से मिली, लेकिन निश्चिंत होने के स्थान पर और चिंतित हो गई। ट्यूब से घिरे पिता बहुत असहाय लग रहे थे, बोलने की स्थिति में नहीं थे। आंखें झपकाकर बताया कि वे ठीक हैं। हमेशा चट्टान की तरह उसकी सुरक्षा के लिए आगे खड़े रहने वाले पिता को इतना बेबस देख उसको फिर रोना आ गया। वह बहुत बुझे दिल और भारी कदमों से रेखा के साथ अपने घर गई। रेखा उसे समझाती रही, सब ठीक हो जाएगा। फिर रूपाली ने अस्त व्यस्त पड़े घर को संभाला। रूपाली कुछ सामान्य लगी तो रेखा ने देवांश के बारे में बात करनी शुरू कर दी। शादी के समारोह के बाद से ही उत्सुकता के कारण वह पागल हो रही थी। उसने बहुत सावधानी से बात शुरू की, देवांश के बारे में बताना। रूपाली देवांश का नाम सुनते ही भड़क उठी और बोली, क्या जानना है तुझे उसके बारे में? बताया तो था, बिजनेसमैन है और कोई खूबी नहीं है जिसका बखान किया जाए। रेखा कहाँ चुप रहने वाली थी। तुम दोनों मिले कहाँ? प्रेम कैसे हुआ? शादी के बाद तो तेरी सही ऐश हो जाएगी। रूपाली ने जवाब तो कुछ नहीं दिया, लेकिन बेचैनी से कमरे में इधर उधर चक्कर लगाने लगी। रेखा कुछ देर तो उसको देखती रही, फिर बोली, क्या पागलों की तरह इधर से उधर घूम रही है? बैठ एक जगह, तुझे देखकर मुझे चक्कर आ रहे हैं। लेकिन रूपाली ने रेखा की बात अनसुनी कर दी और ऐसे ही घूमती रही। रेखा ने खींचकर उसे पलंग पर बैठा दिया और आश्चर्य से बोली, इतनी परेशान क्यों है? डॉक्टर ने कहा तो था कि अब डरने की कोई बात नहीं है, फिर इतना बेचैन क्यों हो रही है? रूपाली रेखा की तरफ देखते हुए बोली, मैं देवांश से शादी नहीं कर सकती, उसे बिल्कुल मेरे मान नहीं है। रेखा हैरानी से बोली, अच्छा, ऐसा क्या कर दिया उसने? रूपाली कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, वह शादी से पहले शारीरिक संबंध चाहता है। मैं इस बारे में क्या सोचती हूँ, उसको इस बात की परवाह नहीं है। रेखा टेढ़ी मुस्कान के साथ बोली, ओहो, तो परेशानी क्या है? शादी तो कर ही रहा है। जो काम 1 महीने बाद करना है अब कर लो, क्या अंतर पड़ेगा? रूपाली झुंझलाकर बोली, तेरा तो दिमाग खराब हो गया है या तुझे ये बात मजाक लग रही है? रेखा गंभीरता का नाटक करते हुए बोली, रहने दे, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। देवांश इतना हैंडसम है, तेरी जगह मैं होती तो वह जो कहता कर लेती। रूपाली दुखी स्वर में बोली, उसको मुझसे प्रेम नहीं है, मेरी सुंदरता पर रीझ कर शादी कर रहा है। डैड की जान बचाकर एहसान किया है उसने। अब रेखा भी गंभीर हो गई थी। देख, शादी करने की चाहत के पीछे
तेरी सुंदरता हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे प्रेम भी हो जाएगा। रूपाली बोली, साथ रहने से प्रेम हो सकता है, लेकिन अगर उसने मुझे फोर्स किया वह करने को जो मैं नहीं चाहती हूँ, तो मैं उसकी कभी भी इज्जत नहीं कर पाऊंगी। रेखा उसका हाथ दबाते हुए बोली, यह बात तो तू सही कह रही है। रूपाली आगे बोल रही थी, शादी का मतलब एक दूसरे के विचारों का मान रखना भी है। भले ही मेरी सोच दकियानूसी हो, आजकल इन बातों को कोई नहीं मानता, लेकिन अगर मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ तो यह बात देवांश को समझनी चाहिए। रेखा उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, तो तू उसको साफ साफ बोल ना। रूपाली बोली, उसकी बातों से मुझे उससे घृणा होने लगी है। बात करने का मन नहीं करता। क्या समझाऊं उसे? वैसे भी वह समझने वाला नहीं है, जिद्दी टाइप का है। रेखा बोली, फिर तूने क्या सोचा? रूपाली कुछ सोचते हुए बोली, मैं सोच रही हूँ उसे ये दे चाहिए ना, मैं सौंप देती हूँ। उसका शौक पूरा हो जाएगा, जो एहसान किया है वह भी उतर जाएगा। फिर हो सकता है वह स्वयं शादी के लिए मना कर दे। रेखा हैरानी से उसको देखते हुए बोली, और अगर वह फिर भी शादी करना चाहेगा तो? रूपाली दुखी स्वर में बोली, फिर मैं मना कर दूंगी। मैं शादी ही नहीं करूंगी अब, अपने मम्मी और डैडी की देखभाल करूंगी। हम डैडी की तबीयत ठीक होते ही दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाएंगे। रेखा चिंतित स्वर में बोली, मुझे नहीं समझ आ रहा है तू क्या करने की सोच रही है। तू ऐसा कर, आराम कर, अभी तेरा दिमाग चल रहा है। रूपाली रेखा के कहने पर लेट गई, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। दिन में सोने की उसे आदत नहीं थी। अपनी कई बातें ही उसके दिमाग में घूम रही थी। उसे बहुत घबराहट हो रही थी। उसे लग रहा था कि वह जो करने वाली है वह गलत है, लेकिन देवांश से उसे इतनी घृणा हो रही थी कि उसे पीछा छुड़ाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। रेखा रूपाली को लेटा हुआ छोड़ कमरे से बाहर आ गई। उसने सोचा वह रात का खाना बना लेती है। रूपाली बहुत परेशान लग रही थी, उससे कहाँ बनेगा। फिर शाम को अमन आने वाला था। राधिका के लिए अस्पताल खाना ले जाना था उसे। रेखा ने खाना बनाकर चाय बनाई और कमरे में रूपाली को उठाने आई। रूपाली की आंखें खुली थीं और वह कमरे की छत को एकटक देख रही थी। रेखा आश्चर्य से बोली, तू सोई नहीं? रूपाली थकी हुई सी आवाज में बोली, नहीं, नींद नहीं आ रही थी। रेखा उससे कोमलता से बोली, चल पहले चाय पी लेते हैं। रूपाली बोली, ठीक है, फिर मम्मी के लिए खाना भी बनाना है। रेखा बोली, तू उसकी फिक्र मत कर, खाना मैंने बना दिया है। रूपाली राहत की सांस लेते हुए बोली, तूने अकेले क्यों बनाया? मैं साथ में बनवा देती। रेखा बोली, चल चल अब चाय पीते हैं। चाय पीते पीते ही अमन आ गया और थोड़ी देर तीनों इधर उधर की बातें करते रहे। अमन के जाते ही रेखा बोली, अब बता, तू इतनी उखड़ी हुई सी क्यों है? क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? रूपाली रुआंसे स्वर में बोली, मैं देवांश के घर जा रही हूँ और उसे जो चाहिए देकर अपना पिंड छुड़ा लूंगी। रेखा चौंकते हुए बोली, तू पागल हो गई है? मैंने सोचा था तू यूं ही गुस्से में ऐसे ही बातें कर रही है, लेकिन तू तो सीरियसली ऐसा सोच रही है। रूपाली बोली, जानती हूँ गलत सोच रही हूँ, यह इस समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन एक एक दिन टेंशन में गुजारना मेरे लिए भारी पड़ रहा है। डैड की तबीयत भी मुझे लगता है इसलिए खराब हुई है। मैं देवांश को साफ साफ कह दूंगी, जो तुम्हें चाहिए था तुम्हें मिल गया है, अब इस शादी का कोई मतलब नहीं है। रेखा चिंतित स्वर में बोली, मैं समझ सकती हूँ तेरे दिल पर क्या गुजर रही है, फिर भी एक बार और सोच ले, कोई कदम उठाने से पहले। रूपाली दुखी होते हुए बोली, ज़्यादा सोचूंगी तो हिम्मत ही नहीं रहेगी देवांश के घर जाने की। रूपाली 8 बजे के करीब जाने के लिए तैयार होने लगी। उसने जीन्स के ऊपर शर्ट पहनी और बिना मेकअप किए बालों को कसकर पोनीटेल बनाकर निकल गई। उसने कांपती आवाज में एक ऑटो रोका और देवांश का पता दिया। जब वह पहुंची तो देवांश खाना खा रहा था। उसका सहायक रूपाली को सीधे उसके पास ले गया। रूपाली को देखते ही देवांश खाना छोड़ एकदम से खड़ा हो गया और चिंतित स्वर में पूछा, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? रूपाली फर्श को देखते हुए बोली, हाँ सब ठीक है। देवांश बैठते हुए बोला, अच्छा खाना खा लो तुम भी। रूपाली कांपती आवाज में बोली, नहीं मुझे भूख नहीं है। उससे अब खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। वह देवांश के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई।
देवांश के सहायक ने उसके आगे प्लेट रख दी और सब्जी रोटी परोस दी। देवांश कोमल स्वर में बोला, थोड़ा सा खा लो। रूपाली का मन नहीं था, फिर भी एक और मुंह में डाला। उसे लगा वह उल्टी कर देगी। वह उसे ही मुंह में रख कर बैठी रही। देवांश उसे गौर से देख रहा था। रूपाली बहुत असहाय लग रही थी। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। पहले से कुछ वजन भी कम लग रहा था, जिस कारण अपनी उम्र से वह 3-4 साल छोटी लग रही थी। अभी तक जिस बात पर उसने ध्यान देना जरूरी नहीं समझा, देवांश को अब नजर आ रही थी। वह बिल्कुल खुश नहीं थी और इस समय वहां दिल कड़ा करके बैठी थी। उसको इस स्थिति तक पहुंचाने के लिए वह स्वयं जिम्मेदार था। अभी भी नजरें नीचे किए मुंह में एक और दबाए बैठी थी। शायद उसका खाना खत्म करने का इंतजार कर रही थी। देवांश ने जल्दी से खाना खाया और रूपाली से बोला, चलो ड्राइंग रूम में बैठकर बातें करते हैं। रूपाली ने चौंक कर उसकी तरफ देखते हुए कांपती आवाज में कहा, बेडरूम में चलते हैं। देवांश के सहायक वहीं घूम रहे थे, इसलिए वह चुपचाप आगे आगे चलने लगा और रूपाली उसके पीछे। कमरे में पहुंचते ही रूपाली ने दरवाज़ा बंद किया और देवांश के सामने जाकर खड़ी हो गई। देवांश उसे हैरानी से देख रहा था कि अब वह क्या करने वाली है। रूपाली की नज़रें नीचे ही थीं और बहुत धीमे स्वर में वह बोली, मैं आपका एहसान उतारने आई हूँ। देवांश कुछ बोल पाता, उसने अपने कांपते हाथों से शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए। दूसरा बटन खोलने ही वाली थी कि देवांश ने तुरंत अपना हाथ उसके हाथ पर रखते हुए कहा, इसकी ज़रूरत नहीं है, और उसकी तरफ पीठ करके खड़ा हो गया। देवांश लड़खड़ाती आवाज़ में बोला, अपने कपड़े ठीक कर लो, मैं ड्राइवर के साथ तुम्हें घर भिजवा देता हूँ, और तीर की गति से कमरे से बाहर चला गया। रूपाली की कुछ समझ नहीं आया और हतप्रसी देवांश को जाते देखती रही। फिर अपने बटन बंद कर वह भी कमरे से बाहर आ गई। देवांश ने जल्दी से ड्राइवर को बुलाया और रूपाली के लिए दरवाज़ा खोलकर खड़ा हो गया। रूपाली अभी भी असमंजस की स्थिति में थी और चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठ गई। जब घर पहुंची तो रेखा उसको देखकर आश्चर्य से बोली, हैं, तू इतनी जल्दी कैसे आ गई? मिला नहीं क्या वह? रूपाली अभी भी सकते में थी। जाने से पहले बहुत दबाव में थी और जो वहाँ हुआ उसके लिए बहुत अप्रत्याशित था। वह धम से जाकर सोफे पर बैठ गई। रेखा अभी भी उसके पीछे लगी हुई थी। बताना क्या हुआ, इतनी जल्दी हो गया क्या? रूपाली ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ। रेखा ने आश्चर्य से पूछा, क्यों नहीं हुआ? तू डर कर भाग आई या इरादा बदल दिया और आधे रास्ते में ही वापस आ गई? रूपाली बहुत धीमे स्वर में बोली, नहीं, मैं तो उसके सामने जाकर खड़ी हो गई थी। जो करना है कर ले, लेकिन उसने कुछ किया ही नहीं। फिर कुछ पल सोचते हुए बोली, समझ नहीं आ रहा है, या तो मैं गलत समझी, देवांश का मतलब ये था ही नहीं। मैंने कुछ ज़्यादा ही कल्पना कर ली। वैसे कोई लड़की नज़रें पहचानने में कभी गलती तो नहीं करती है, या इन दिनों कुछ ऐसा हुआ है उसका मन बदल गया है। रेखा उसके बगल में बैठते हुए बोली, इतने कम समय में ऐसा क्या हो जाएगा जो वह बदल जाएगा? तू ज़्यादा सोचती है। उसने मजाक में कहा होगा और तूने सीरियसली ले लिया होगा। अब सोच उसको फेस कैसे करेगी? रूपाली झुंझलाकर बोली, इस इंसान की हर हरकत परेशानी का कारण बन जाती है। कुछ सोच ही नहीं सकते ये क्या करने वाला है। रेखा हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, हाँ यह बात तो है। समझ ही नहीं आता उसके दिमाग में कब क्या चल रहा होता है। खैर छोड़, अभी तो मुसीबत टली, चल कुछ खाते हैं। रूपाली गहरी सांस लेते हुए बोली, बहुत भूख लगी है। तब तो डर के मारे कुछ खाया ही नहीं गया था। खाना खाकर रूपाली को इतनी गहरी नींद आई कि सुबह देर से आँख खुली। उठते ही वह रेखा को ढूंढते हुए रसोई में पहुंची और उससे बोली, तूने मुझे उठाया क्यों नहीं? इतनी देर हो गई है। नाश्ता बनाते हुए रेखा बोली, तू चैन से सो रही थी, मैंने सोचा नाश्ता बनाकर उठा दूंगी। कितने दिनों से तू ठीक से सोई नहीं होगी। जा ब्रश करा। नाश्ता करके नहा धोकर रूपाली अस्पताल पहुंची तो 11 बज गए थे। गुस्सा आ रहा था अपने आप पर। माँ इंतजार में बैठी होगी। रिसेप्शन पर पता चला सुबह जवाहर को आईसीयू से कमरे में भेज दिया है। कमरे में पहुंची तो नज़ारा ही कुछ और था। राधिका मज़े से बैठी नाश्ता कर रही थी और देवांश से हंस हंस कर बोल रही थी। रूपाली आश्चर्य से सोच में पड़ गई। देवांश इतनी सुबह अस्पताल में क्या कर रहा है?
उसको देखते ही राधिका चहकते हुए बोली, तूने तो बड़ी देर कर दी। देवांश जी तो 10 बजे ही आ गए थे। देवांश उठते हुए बोला, मैं चलता हूँ, ऑफिस के लिए देर हो रही है, शाम को घर जाते हुए फिर आऊँगा। फिर रूपाली की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर बोला, कैसी हो रूपाली? रूपाली का चेहरा लाल हो गया। हकलाते हुए बोली, ठीक हूँ। फिर जल्दी से कमरे में बनी छोटी सी अलमारी में लाया हुआ सामान रखने के बहाने उसकी तरफ पीट करके खड़ी हो गई। देवांश चला गया तब राधिका बोली, देवांश जी ने आकर कमरे में शिफ्ट करवा दिया, नहीं तो ये लोग सारा दिन दौड़ाते रहते। डॉक्टर ने भी अच्छी तरह बात की। रूपाली सुन रही थी लेकिन समझ नहीं पा रही थी कि देवांश इतना मेहरबान क्यों हो रहा है। राधिका देवांश के व्यवहार से इतनी खुश थी कि उसकी तारीफ करना बंद ही नहीं कर रही थी। वह बोली, कुछ लोग होते हैं संकोच के कारण शुरू में ठीक से बात नहीं कर पाते हैं। अब देखो कितने अच्छे से हम दोनों से बात करके गया है। बड़े प्यार से आंटी जी कह रहा था। रूपाली को राधिका की बात सुनकर कोफ्त हो रही थी। इस इंसान का कोई भरोसा नहीं, कब कैसा आचरण करने लगे। वह राधिका से बोली, डैड कैसे हैं अब? जवाहर आंखें बंद करके लेटा था। रूपाली की बात सुनकर बोला, मैं सोया हुआ नहीं हूँ, मैं ही बता देता हूँ, मैं ठीक हूँ। रूपाली राधिका से बोली, नाश्ता तो आपने कर ही लिया है, अब घर चली जाओ, थोड़ा आराम कर लेना। राधिका उठते हुए बोली, ठीक है, मैं चली जाती हूँ, लेकिन शाम को आऊँगी, रात को मैं ही रुकूंगी। राधिका के जाने के बाद रूपाली पिता के बिस्तर के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ उन्हें प्रेम से निहारने लगी। जवाहर ने भी मुस्कुराकर उसे देखा और फिर सो गया। बीच बीच में जवाहर को देखने लोग आते रहे और रूपाली को समय का पता ही नहीं चला। लेकिन जैसे ही शाम होने लगी उसकी धड़कनें तेज होने लगीं। शर्म और भय के कारण उसका बुरा हाल हो रहा था। देवांश आने वाला होगा और वह उसके सामने कैसी प्रतिक्रिया दे उसको समझ नहीं आ रहा था। अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। अगर देवांश इशारे कर भी रहा था तो उसको इतनी चौधराइन बनने की क्या ज़रूरत हो रही थी। सीधे उसके घर पहुंच गई। देवांश को पहल करने देती। 7 बजे के करीब देवांश आया तो रूपाली सिर नीचे करके बैठी रही। आंख उठाकर देखने का साहस भी नहीं कर पा रही थी। देवांश बड़े आराम से उसकी बगल में सोफे पर आकर बैठ गया। रूपाली का गुस्सा और बढ़ने लगा। गलत बात देवांश के दिमाग में आई थी और उसे कुछ शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही थी। वह खुद पागलों की तरह जमीन में गड़ी जा रही थी। देवांश मुस्कुराते हुए जवाहर से बोला, अब कैसे हैं अंकल जी? जवाहर ने सिर हिलाते हुए इशारा किया, ठीक हूँ। थोड़ी देर पहले आए किसी सज्जन से 2-4 वाक्य बोलकर जवाहर थोड़ी थकान महसूस कर रहा था। वह फिर सो गया। देवांश रूपाली से बोला, डॉक्टर ने क्या कहा? सही है ना सब कुछ? रूपाली की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसकी आंखों में आंखें डालकर जवाब देने की। वह बहुत धीरे से बोली, हाँ ठीक है। देवांश ने फिर पूछा, कुछ खाया तुमने? रूपाली ने उसकी आवाज़ की कोमलता से चौंक कर एकदम उसकी तरफ देखा तो वह मुस्कुरा रहा था। रूपाली को झल्लाहट हो रही थी। कैसे बेशर्म की तरह मुस्कुरा रहा है, लगता है मन ही मन उस पर हंस रहा है। रूपाली ने तुनक कर दूसरी तरफ देखते हुए कहा, हाँ खा लिया है। रूपाली चाहती थी बस माँ आ जाए और वह वहाँ से निकल जाए, लेकिन राधिका पता नहीं कहाँ रह गई थी। वह देवांश की बगल में बैठी बहुत संकोच महसूस कर रही थी। जब थोड़ी देर तक वह कुछ नहीं बोला तो उसने देवांश की तरफ देखा। आखिर क्या कर रहा है? वह मजे से बैठा उसे ही निहार रहा था। उसने थोड़ा गुस्से से कहा, ऐसे कैसे देख रहे हैं? देवांश कंधे उचकाकर बोला, जैसे देखते हैं वैसे ही देख रहा हूँ। मुझे तुम्हें देखते रहना अच्छा लगता है। रूपाली ने उसे घूर कर देखा। देवांश की आदत हमेशा उसे निरुत्तर कर देती थी। वह मन ही मन सोच कर रह गई, हे भगवान, कितना बेशर्म इंसान है। ऐसे इंसान को कोई क्या बोले? और थोड़ा मुड़कर उसकी तरफ पीठ करके बैठ गई। वह हंसते हुए बोला, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी पीठ देख लूँगा। रूपाली का अब गुस्से के कारण बुरा हाल हो रहा था। एकदम खड़ी हुई और देवांश से बोली, मैं बाहर मम्मी का इंतजार करती हूँ, जैसे ही आएंगी मैं तुरंत चली जाऊंगी। देवांश कोमल स्वर में बोला, उन्हें आ जाने दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, रात हो चुकी है। रूपाली उसकी तरफ देखते हुए बोली, नहीं, मैं स्कूटी से आई हूँ, मैं चली जाऊंगी। देवांश कहाँ उसकी सुनने वाला था। बोला,
स्कूटी यहीं पार्किंग में खड़ी रहने दो, मैं छोड़ दूंगा और सुबह मैं ही लेने आ जाऊंगा, नहीं तो तुम देर कर दोगी। रूपाली तेज स्वर में बोली, मतलब मैं पंचुअल नहीं हूँ? आज आंख नहीं खुली, थोड़ी देर हो गई तो कुछ भी कहेंगे? देवांश हंसते हुए बोला, जो देखा वह बोल दिया। रूपाली आगे कुछ कह पाती, राधिका आ गई। रूपाली के चेहरे पर तनाव देख राधिका बोली, घर से निकलते निकलते थोड़ी देर हो गई, फ़ोन आते जा रहे थे इनकी तबीयत पूछने के लिए। देवांश बड़े इत्मीनान से बोला, नहीं देर नहीं हुई है, आपको कुछ चाहिए हो तो बता देना, मैं ला दूंगा। रूपाली को मैं घर छोड़ दूंगा। रूपाली कुछ प्रतिक्रिया देती उससे पहले ही राधिका बोली, हाँ ये ठीक रहेगा, रात को अकेली जाती तो मुझे टेंशन रहती। रूपाली चुपचाप देवांश के पीछे चल दी। उसे लगा एक बात तो निश्चित है, देवांश अपनी चलाए बिना नहीं रहेगा। लेकिन अब रूपाली को उससे इतना खौफ नहीं हो रहा था। इस बात से आश्वस्त थी कि देवांश अब उसके साथ शारीरिक तौर पर कोई गलत हरकत नहीं करेगा। उसे करनी होती तो जब वह अकेले उसके घर गई थी तब वह कुछ भी कर सकता था। गाड़ी में दोनों खामोश बैठे थे। रूपाली शीशे से बाहर देख रही थी। देवांश बीच बीच में उसकी तरफ देख लेता था। आखिर वह कुछ नहीं बोली तो देवांश बोला, क्या सोच रही हो, कुछ खाओगी? वह सामने एक आइसक्रीम पार्लर दिख रहा है, वहाँ चलते हैं। रूपाली कुछ जवाब देती उससे पहले ही देवांश ने गाड़ी आइसक्रीम पार्लर के आगे खड़ी कर दी। रूपाली का मन नहीं था वहाँ उतरने का। उसे जल्दी से जल्दी घर पहुँचना था। रूपाली से उसकी मनपसंद आइसक्रीम पूछ देवांश लेने चला गया। रूपाली कुर्सी पर बैठी उसको जाता देख रही थी। उसके बारे में निश्चित तौर पर कोई राय नहीं बना पा रही थी। कल तक उसे देवांश से इतना भय और घृणा हो रही थी, लेकिन अब ऐसा महसूस नहीं हो रहा था। एक रात में ऐसा क्या बदल गया? अब वह कुछ सोचना नहीं चाह रही थी। इस विषय पर सोचते सोचते उसके दिमाग की नसें अकड़ गई थीं। घर जाकर वह ना देवांश का नाम लेगी, ना उसके बारे में सोचेगी। देवांश रूपाली के लिए आइसक्रीम और अपने लिए शेक लेकर आया। वह रूपाली के सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। उसको समझ नहीं आ रहा था कि बात कैसे शुरू की जाए। माफ़ी मांगना और मीठी बातें करना उसकी फितरत में नहीं था। वह कोशिश भी करे तो शब्द उसके गले में अटकते थे। क्या बोले और कैसे बोले वह समझ नहीं पा रहा था। सामने बैठी रूपाली भी इधर उधर देख रही थी या आइसक्रीम खा रही थी चटकारे लेकर। उसकी तरफ देखकर एक बार मुस्कुरा देती तो उसकी हिम्मत हो जाती कुछ कहने की। रूपाली से उसे सहायता की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। दोनों ही खामोशी से गाड़ी में जाकर बैठ गए। रूपाली के घर पहुंचकर देवांश ने गाड़ी रोकते हुए कहा, कल ठीक 9:30 बजे आऊँगा। रूपाली बिना पीछे देखे हाँ कहते हुए घर की तरफ चल दी। कुछ पल देवांश गाड़ी में बैठा देखता रहा कि शायद रूपाली मुड़कर उसकी तरफ देखेगी और मुस्कुराकर कुछ कहेगी, लेकिन रूपाली ने ऐसा कुछ नहीं किया। दरवाजे की घंटी को जब उसने दबाया तो उसे देवांश की गाड़ी के जाने की आवाज़ सुनाई दी। उसने राहत की सांस ली। उसने निश्चय कर लिया वह ना देवांश के बारे में बात करेगी और ना सोचेगी, भले ही इसके लिए उसको रेखा से लड़ना पड़े। लेकिन दरवाजे पर रेखा के साथ सुमन को देखकर चौंक गई। रूपाली बोली, सुमन तू यहाँ कैसे? सुमन रेखा की तरफ देखते हुए बोली, आज मैं रुकने के लिए आई थी। इसको बोला था तू अपने घर चली जा, लेकिन ये मानी नहीं। कह रही है ये भी यहाँ रुकेगी। रेखा रूपाली को अंदर खींचते हुए बोली, यह सब बातें छोड़, यह बता तुझे इतनी देर कैसे लग गई? आंटी तो बहुत पहले ही चली गई थी। रूपाली सोफे पर बैठते हुए बोली, बस मम्मी से बात करने में लग गई थी। सुमन एकदम से बोली, झूठ मत बोल, अभी तुझे देवांश छोड़ने आया था, उसके साथ थी। बता ना क्या हुआ? अब तक की सारी बातें रेखा ने मुझे बता दी हैं। रूपाली आश्चर्य से बोली, तो तुम दोनों खिड़की पर टंगी थी, मेरी जासूसी कर रही थी? रेखा टेढ़ी मुस्कान के साथ बोली, चिंता करते हैं तेरी, बार बार खिड़की से झांक रहे थे। जवान खूबसूरत लड़की अभी तक घर नहीं आई। रूपाली हंसते हुए बोली, ठीक है, अब तो लड़की सुरक्षित घर आ गई है। चलो खाना खाते हैं और सो जाते हैं, मैं बहुत थकान महसूस कर रही हूँ। सुमन हट करते हुए बोली, नहीं पहले यह बता आज क्या हुआ, देवांश ने क्या कहा? रूपाली को समझ नहीं आ रहा था कि दोनों से पीछा कैसे छुड़ाया जाए। वह समझ गई कि बिना बताए काम नहीं चलेगा।
इसलिए वह बोली। सुबह मेरे पहुंचने से पहले ही वह अस्पताल में बैठा था। मम्मी तो उसकी दीवानी हो गई हैं, बहुत तारीफ कर रही थी। शाम को फिर आ गया। रेखा बोली, कुछ बोला नहीं वह? रूपाली ने सिर झटकते हुए कहा। एक दो वाक्य बोले। जब मैंने कुछ और बात नहीं की तो वह भी खामोश हो गया। सुमन ने उससे आश्चर्य से पूछा, तूने बात क्यों नहीं की? रूपाली बोली, मैं क्यों करती बात? गलती उसकी थी, उसको माफ़ी मांगनी चाहिए। रेखा बोली, रहने दे, उसकी ईगो आगे आ गई है, वह कभी भी माफ़ी नहीं मांगेगा। आराम से बोल रहा है, यही काफ़ी है। रूपाली अकड़ कर बोली, अच्छा, हर बात में उसकी चलेगी? मैं तो बात नहीं करूँगी जब तक वह माफ़ी नहीं मांगेगा। देवांश को समझ नहीं आ रहा था कि वह रूपाली से क्या कहे। अगले दिन जब वह नाश्ता कर रहा था, सुगंधा आई उससे बात करने के लिए। सुगंधा उसके सामने पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए बोली, सॉरी मैं इस समय आई हूँ, लेकिन तुमसे बात करने का यही समय एकदम ठीक है। फिर तुम ऑफिस के लिए निकल जाओगे। देवांश खाते खाते बोला, कोई बात नहीं, बोलिए क्या बात है। सुगंधा उदास स्वर में बोली, मैंने बहुत सोचा और निश्चय किया है कि मैं बाटिका अनाथ आश्रम में बच्चों की देखभाल और रिसेप्शनिस्ट का काम शुरू कर देती हूँ। मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। उनके बीच रहूँगी तो जीवन को शायद कोई सही दिशा मिल जाए। मैं खुद नहीं जानती इस रास्ते पर कितना आगे बढ़ पाऊँगी, लेकिन कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। देवांश उसकी बात ध्यान से सुन रहा था। वह कुछ सोचते हुए बोला, ठीक है, आप जाना शुरू करो और आपको वहाँ जाकर सुकून मिलता है तो मैं एक वैसी ही वाटिका शुरू करवा दूंगा। उसकी पूरी जिम्मेदारी आप पर होगी। सुगंधा आश्चर्य से बोली, क्या तुम ऐसा करोगे? जमीन और बिल्डिंग बनाने में बहुत खर्च आएगा। देवांश मुस्कुराते हुए बोला, वह सब मैं करवा दूंगा, लेकिन देखभाल की पूरी जिम्मेदारी आपको लेनी होगी। सुगंधा के आगे भी चाय नाश्ता आ गया था। वह खाते हुए बोली, वह सब मैं कर लूँगी। मेरी ज़िंदगी को सही रास्ता मिल जाएगा, और क्या चाहिए। लेकिन समझ लो, तुम बिजनेसमैन हो। ऐसे प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहोगे जिसमें तुम्हें कोई मुनाफा नहीं होने वाला। देवांश हंसते हुए बोला, भूलो मत, मैं ऐसी लड़की से शादी करने वाला हूँ जिसे पैसे की कोई परवाह नहीं है। इतने पैसे मैं कमा रहा हूँ, उसका मैं भी क्या करूँगा? अच्छा है, किसी अच्छे काम में लग जाएगा। सुगंधा हाँ में सिर हिलाते हुए बोली, यह बात तो सही है। वैसे तुम बदल गए हो। देवांश कुछ सोचते हुए बोला, पहले रिश्तों पर से विश्वास उठ गया था, अब रिश्तों की अहमियत महसूस होने लगी है। सुगंधा देवांश के चेहरे को ध्यान से देखते हुए बोली, परसों रात को रूपाली को आते देखा था मैंने। बहुत टेंशन में लग रही थी। ऑटो से उतर रही थी, लेकिन उसने मुझे नहीं देखा। देवांश नाश्ता कर चुका था। खड़े होते हुए बोला, वह आई थी। सुगंधा समझ गई, देवांश इसके आगे की जानकारी नहीं देगा। वह कुछ सोचते हुए बोली, मुझे नहीं मालूम तुमने उसको क्या कहकर फोर्स किया है शादी के लिए। जहाँ तक मैं समझती हूँ, उसके पिता को नौकरी से निकलवाने की धमकी एकमात्र कारण हो सकता है। देवांश बोला कुछ नहीं, लेकिन उसका पूरा ध्यान सुगंधा की तरफ था। वह फिर कुर्सी पर बैठ गया। देवांश ने कोई जवाब नहीं दिया तो सुगंधा समझ गई कि वह सही दिशा में जा रही थी। सुगंधा आगे बोली, मुझे नहीं लगता कि अब दोनों माँ बेटी जवाहर साहब को कोई स्ट्रेस लेने देंगी। वे उन्हें अब नौकरी भी नहीं करने देंगी। घर चलाने के लिए रूपाली नौकरी कर लेगी, लेकिन पिता को कोई काम नहीं करने देगी, कम से कम 6 महीने तो नहीं। देवांश को लगा सुगंधा सही कह रही है, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह सुगंधा की पूरी बात सुनना चाहता था। सुगंधा जानती थी देवांश पूरी बात सुनकर ही कुछ कहेगा, इसलिए वह बोलती रही। परसों वह जितने टेंशन में थी, मुझे लगा वह मना करने के लिए आई थी। पता नहीं तुमने क्या कहकर उसे मनाया, लेकिन अब ये बात समझ लो कि वह किसी भी दिन इस शादी से इनकार कर सकती है। देवांश हतप्रभ सा सुगंधा को देख रहा था। सुगंधा ने बिल्कुल ठीक कहा। उस रात रूपाली मना ही करने आई थी। वह उसकी देह को छूता और वह उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती। वह उसका सिर्फ इसलिए लिहाज कर रही है, उसके कारण रूपाली के पिता की जान बची है। अब रूपाली के पास कोई कारण नहीं है कि वह इस शादी को अंजाम दे। जवाहर को क्या नौकरी से निकालेगा? जवाहर स्वयं ही नौकरी करने की अवस्था में नहीं है, और उसको पैसे की हेरा फेरी के इल्जाम में कैसे फंसा सकता है?
एक बीमार और ईमानदार आदमी पर झूठा आरोप लगाकर वह स्वयं सबकी नज़रों में गिर जाएगा। सुगंधा की बातों से वह यह जान गया था कि जवाहर के उस पर कितने एहसान हैं। उसके कारण ही वह इस बिजनेस का मालिक है, नहीं तो सब सुगंधा के हाथों में चला जाता। कठिन समय में जवाहर ने इस व्यापार को जीवित रखा और उसके पिता की सेवा की। उसके पिता के अकेलेपन में जवाहर ने ही उसका साथ दिया था। बहुत देर तक उसके दिमाग में ऐसे विचार आते रहे। उसे पता ही नहीं चला कब सुगंधा उठकर चली गई। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।